अगर आप लोग अपनी जगह ले लें तो हम शुरू करें। मित्रों, नेमिचंद्र स्मृति व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। नेमि निधि और नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि श्री नेमिचंद्र जैन साहित्यकार, संपादक, हिंदी में रंगमंच की आलोचना के लगभग संस्थापक और कला प्रेमी व्यक्ति थे। आज वो जीवित होते तो 105 वर्ष के होते। तो हम उनके निधन के बाद हर वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यान आयोजित करते हैं। ये 20वां व्याख्यान है। तो अब हम 2 दशक आज पूरे कर रहे हैं। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि 2 दशकों का समापन महमूद फारूकी से हो, पर उन पर मैं 1 मिनट बाद आता हूं। हालांकि आप ताली बजा सकते हैं। इस व्याख्यान माला में डॉक्टर मुकुंद लाठ, डॉक्टर कृष्ण कुमार, महेश अलकुंचवार और माया राव, कुमार शाहानी, प्रभाष जोशी, पुरुषोत्तम गोविंद देशपांडे, दीपंकर गुप्ता, केदारनाथ सिंह, अनुपम मिश्र, माधव गाडगिल, रुस्तम भरूचा, रमिक बंदोपाध्याय, शिव विश्वनाथन, मृणाल पांडे, रोमिला थापर, अपूर्वानंद, लीला सैमसन और खालिद जावेद ये व्याख्यान दे चुके। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने बहुत सारे उन अनुशासनों को शामिल करने की कोशिश की है जिनमें नेमी जी की व्यक्तिगत रुचि थी। विषय हम छोड़ते हैं उसी व्यक्ति पर जिसको बुलाते हैं कि वो किस पर बोलना चाहेगा। इस समय अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम दास्तान गोई का लगभग पर्यायवाची बन गया है तो वो महमूद फारूकी है। दास्तान गोई के लिए कोई विशेष विद्वत्ता की आवश्यकता शायद नहीं होती, उसमें कुछ हुनर की आवश्यकता होती है, लेकिन ये काफी पढ़े लिखे आदमी हैं। दून स्कूल, सेंट स्टीवेंस कॉलेज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं और इतिहास इनका विषय रहा है। पर हमारे समय में दास्तान गोई की लगभग गायब हो गई परंपरा का पुनर्वास उन्होंने किया है। उसके पीछे उनके चाचा जी, मेरे बड़े अब्बू जी, हाँ, और मेरे बहुत वरेण्य मित्र शमसुर रहमान फारूकी की प्रेरणा भी रही है। अब 25 से अधिक दास्तानें वो पेश कर चुके हैं और उनके लगभग 1000 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। और ये दास्तानें विजयदान देथा, श्रीलाल शुक्ल, गीतांजलि श्री की कृतियों, रजा, नैना देवी, मीर, मंटो, इन सब की जीवनी पर आधारित दास्तानें हैं। और इतना ही नहीं कि वो खुद दास्तान गोई करते हैं, उन्होंने दास्तान गो की एक पूरी पीढ़ी भी शिक्षित प्रशिक्षित की है। और अगर हम ध्यान दें तो ये एक ऐसी परिघटना है जो साहित्य और प्रस्तुति दोनों के क्षेत्र में अद्वितीय है। एक ऐसी परंपरा जो गायब ही हो चुकी थी वो फिर से आ गई है और इतनी मकबूल और लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने राजनीति, साहित्य, संस्कृति, फिल्म आदि अनेक विषयों पर लगातार लिखा है। उनकी 5 किताबें प्रकाशित हैं जिनमें कुछ दास्तानों के अलावा हबीब तनवीर, इंतजार हुसैन पर केंद्रित हैं। उनको कई पुरस्कार मिले हैं।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार, मिर्ज़ा गालिब पुरस्कार, नवाब वाजिद अली शाह पुरस्कार, वो मिशिगन और बर्कली विश्वविद्यालय में विजिटिंग फेलो के साथ साथ देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में व्याख्यानों के लिए आमंत्रित हुए। इसके पहले कि मैं उनसे आग्रह करूं, मैं हमारे पुराने यानी पिछले व्याख्याता और उर्दू के बहुत मशहूर खालिद जावेद से आग्रह करूंगा कि वे 1 मिनट के लिए आए और हमारी तरफ से महमूद फारूकी को फूल पेश करें। और अब महमूद फारूकी। मैं यहाँ मौजूद जो शख्सियतें हैं उनको देख के पहले से ही नर्वस था। अशोक जी ने इतने बड़े बड़े नाम बता दिए जिन्होंने लेक्चर दिया है मुझसे पहले, तो मैं पीछे भागने की सोच रहा था। इंटरलोपर होने का और यूसर्पर होने का जो मेरा सेंस था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब बात यह है कि मैं पहले, जैसा मैंने अर्ज किया, खुद को इस काबिल नहीं समझता था, और चूंकि मैंने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं इसलिए मुझे और भी ज्यादा ये था कि ऐसे लोगों के यहाँ मौजूद रहते हैं, खुद अशोक जी के और शाहिद अमीन के और राजीव भार्गव के और मणि शंकर अय्यर के और बहुत से और लोग हैं यहाँ, उनके रहते मैं बोलूँ ये मुझे बहुत अजीब सा मालूम हो रहा था। दास्तान सुनाने की बात और है और तकरीर करने की बात और है, और ख़ास तौर से यहाँ इस जगह पर क्योंकि 2019 में हमने पहला मुजीब रिजवी मेमोरियल लेक्चर जब शुरू किया था तो शमसुर रहमान फारूकी साहब ने यहाँ से लेक्चर दिया था, और वो 24 मई 2019 का दिन था, और ऐसा लग रहा था कि जो साए हम पर मुसल्लत है वो अब हमेशा कई दहाइयों तक रहेंगे। उसके उसी दिन रिजल्ट आया था उस साल 2019 में, और फारूकी साहब ने यहाँ उस रोज़ अमीर खुसरो पे तकरीर दी थी, और वाकई वो ऐसी तकरीर थी कि उन्होंने हिंदुस्तान जन्नत निशान का जो शानदार माजी था उसको ऐसे हमारे सामने रोशन किया कि हमें लगा कि इलेक्शन होते रहेंगे और आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हिंदुस्तान जन्नत निशान की रिवायतें अपनी जगह मुस्तहकम और यादगार रहेंगी। इसलिए ख़ास तौर से मुझे थोड़ी सी जिसको कहना चाहिए डिफिडेंस और ज़्यादा मेरी बढ़ गई, लेकिन मैं सोचकर मैंने जो है वो ख़ुद को तक़वियत दी कि कीर्ति जी ने और रश्मि जी ने और अशोक जी ने मुझे चुना है तो कुछ देख के ही चुना होगा। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे डाल के मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं, और वक्त मैं ज़्यादा ना ले लूं तो इसलिए मैं जो है वो थोड़ा मैं तो बहरहाल तो ये है तो एक लेक्चर, लेकिन दरअसल तकरीर नहीं है ये, क्योंकि तकरीर मुझसे गलती हुई। मुझे दरअसल जैसे यहाँ बड़े बड़े लोग पेपर लिखने वाले बैठे ऐसे मुझे पेपर लिख लेना चाहिए था, उससे आसानी होती है, आपको मालूम होता है कहाँ शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है, और आप वो देख के बोल जाते हैं। तो मैंने वो लिखा नहीं, मैं दास्तान गोयों की तरह पत्ते जैसे उनके पास होते थे उसमें वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लिख लिया करते थे कि अमर अय्यार यहाँ से वहाँ जिस्त करेगा उसके बाद मैं देख लूँगा, उस तरह से मैं लिख के लाया हूँ। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा कितना, क्योंकि यहाँ लोग बैठे हैं उनको देख के मेरी आंखें थोड़ी चकाचौंध हो रही हैं। बहरहाल तो तकरीर नहीं है, ये थोड़ी सी रैम्बलिंग सी गुफ्तगू है। मैं इस गुफ्तगू के जरिए अपनी लाइल्मी को छुपाने की कोशिश करूंगा, और तकरीर के लिए जो इल्म चाहिए वो मेरे पास थोड़ा महदूद है। गुफ्तगू में बात से बात निकल सकती है और मैं एक बात से दूसरे बात पे जा सकता हूँ, तो मुझे मरगूब है वो तरीका और मेरे पेशे का तकाजा भी है। और पंजाबी में कहते भी हैं कि गल विचों गल निकलती है, तो फिर गल से गल निकलती चली जाएगी इस तरह से। तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे इस बात से नेमी जी के बारे में और नेमी जी के हवाले से गुफ्तगू करने का, क्योंकि मैं नेमी जी का नाम बहुत पहले से मैं उनसे मुतारिफ हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने उनका मुताला तो नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा था और फिर अभी मैंने थोड़ा और पढ़ा है। तो बहुत सी बातें जो दास्तान गोई की खासियत हैं वो नेमी जी को खुद बहुत
जिसको कहना चाहिए पसंद थी, और थिएटर से जो उनकी तवक्कुआत और तरजीहें थी और जो समझते थे, उनमें से बहुत सी चीजें दास्तान गोई की भी खासियत है। तो जैसे नेमीचंद जैन जी को इस बात का बहुत ख्याल था कि जो चीज पेश की जा रही है उसमें ऑडियंस का पार्टिसिपेशन कितना लाजमी है, जो हमारा रिवायती थिएटर था। जबान पे कितनी महारत लोगों को होनी चाहिए और उसकी कितनी कमी वो महसूस करते थे, खासकर अलकाजी के थिएटर में भी, जिसमें उनको लगता था कि बहुत अच्छी सी चीज सजी सजाई पेश की जा रही है, लेकिन इतना ज्यादा जोर विजुअल पे है कि जबान और जबान की पकड़ और जबान का लचीलापन और जबान की जो सटलिटीज हैं और उन एक्टर्स की और डायरेक्टर्स की भी वो चीज नहीं है जो आनी चाहिए, खासतौर से जब कोई थिएटर हिंदुस्तानी जबान में या हिंदी जबान में, हिंदी भाषा में पेश किया जा रहा है। वो इस बात पे भी जोर देते थे कि थिएटर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ स्टेज से हो रहा है और सामने लोग बैठे हैं, बल्कि ऐसा चीज होनी चाहिए जैसा पुराने जमाने में होता था, अभी भी होता है, नौटंकी में या नकल में या संस्कृत थिएटर्स में, जैसा हबीब साहब ने समझा कि बीच में कोई है और उसके चारों तरफ लोग बैठे हैं। तो ये डिवीजन यहां से वहां तक, यहां से सिर्फ परोसा जा रहा है और वहां सिर्फ कंज्यूम किया जा रहा है पैसिवली, ये उनको पसंद नहीं था। और कई आप लोगों ने अगर देखा हो, याद हो, तो हम लोग दास्तान गोई करते हैं, अक्सर लोगों को अपने इर्द गिर्द बिठा लेते हैं। तो वो महफिलों का तरीका और वो पुराने थिएटर का तरीका और नेमीचंद जैन जी को जो बात पसंद थी, वो तीनों में मुमासलत है थोड़ी। तो दूसरी बात ये कि उस तरह के थिएटर में और दास्तान गोई दोनों में जो ऑडियंस जो है वो बहुत कुछ ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता था या बहुत कुछ छोड़ दिया जाता था। बहुत से हमारे थिएटर फॉर्म्स में हैं जिसमें एक्टर ये नहीं कहता, एक्टर बता देता है कि अच्छा मैं फलाना रोल कर रहा था, अब मैं दूसरा रोल करने जा रहा हूं, और ऑडियंस सुन लेती है और मान लेती है कि अच्छा ये रोल कर रहा था, अब ये रोल कर रहा है। या वो कहते हैं कि देखो मैं यहां अभी दिल्ली में हूं, मैं चल के जा रहा हूं, मैं वहां कलकत्ते में पहुंच जाऊंगा। तो वो बात उन्होंने बता दी और ऑडियंस ने मान ली कि यहां दिल्ली था, वहां कलकत्ते था। तो बहुत सी चीजों को खाली छोड़ देते थे थिएटर में, कोई जरूरी नहीं था कि उसे भरें, और उसके लिए ऑडियंस का इमेजिनेशन, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन, ऑडियंस का कंकरेंस बहुत जरूरी था, जो हमारी दास्तान गोई के लिए भी बहुत अहम चीज है। हम इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि बहुत सी तफसीलात हम छोड़ देते हैं, या हमें लगता है ऑडियंस को मालूम है, या हम अज्यूम करते हैं कि ये शेर तो उनको मालूम होगा, इसलिए उस पर ठहरने की जरूरत नहीं है। हम उस चीज पे ठहरेंगे जिस चीज पे ठहरने के लिए हमें कोई रस चाहिए या कोई भाव निकालना है। तो मैं ये अभी थोड़ी प्रिलिमिनरी बातें कह के बाकायदा शुरू करूंगा, ये मेरा अभी प्रस्तावना है, आप ये ना समझे। तो ये पूरा लेक्चर ऐसे नहीं जाएगा। तो और बहुत सी चीजें, सीनरी, प्रॉपर्टीज वगैरह, जिनकी मतलब बता के या अज्यूम करके हो सकता था, ये चीजें उन्हें थिएटर में बहुत पसंद थी। उन्हें जैसे हमारे वो डायरेक्टर्स, खासतौर से यूरोपियन डायरेक्टर्स, जिन्होंने स्टेज के लवाजिमात को छोड़कर नए तरह का थिएटर करना चाहा, जैसे ग्रोटोव्स्की पोलैंड में, जिनकी बहुत मशहूर किताब है टुवर्ड्स अ पुअरर थिएटर, जो थिएटर में तामझाम के लवाजमात के हामी नहीं थे कि बहुत बड़ा स्टेज बनाएं आप बॉलीवुड की तरह या हॉलीवुड की तरह, उसकी नकल करें या सिनेमा की नकल करें। या फ्रांस में आख्तो थे जिन्होंने एक तरह का नया थिएटर शुरू किया। लेकिन नेमी जी कहते हैं कि इन लोगों का थिएटर है तो जिसमें जोर एक्टर पे है, लेकिन वो थिएटर जो है वो अपने आप में बड़ा एसोटेरिक हो जाता है, यानी वो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए, खास पसंद के लिए और खास मिजाज रखने वाले लोगों के लिए था, और वो अवाम तक और आम फहम लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। और उस थिएटर के लिए ये बात जरूरी है और हमारे लिए भी ये बात बहुत जरूरी है, मैं इस पे भी आगे आऊंगा। और जो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन थिएटर में होना चाहिए, जो दास्तान गोई में होना चाहिए, कोई बात हमने कही, कोई बात आपको अच्छी लगी और आपने फौरन उस पर रिएक्ट किया। हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप खामोशी से बैठेंगे और जब सीन खत्म होगा तो ताली बजाएंगे, बल्कि आप बात करेंगे, बीच में टुकड़े लगाएंगे, वाहवाही करेंगे, आप कहेंगे अरे वाह क्या बात कही है। इस तरह की चीजें, इस तरह का पार्टिसिपेशन, इस तरह का उछाल ऑडियंस से हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें जरूरत है, और हम दास्तान गोई पे इस बात पे बहुत जोर देते हैं। तो मैंने मौजू जो चुना था आज बोलने के लिए, हमारे अहद में दास्तान गोई, तो इसमें 3 बातें हैं। पहली बात यह कि हमारा अहद क्या है, दूसरी बात यह कि दास्तान गोई क्या है, और तीसरी बात यह कि दास्तान गोई को क्या होना चाहिए।
ये जो बात है कि दास्तान गोई को क्या होना चाहिए, इसमें दो और बातें हैं। दास्तान गोई क्या है, दास्तान गोई बतौर एक पेश करने की चीज क्या चीज है, और दास्तान गोई में क्या बयान किया जा रहा है। तो यानी क्या बयान किया जा रहा है और कैसे बयान किया जा रहा है, ये दो अलग अलग बातें हैं। और वो बयान क्यों अहम है, ये एक बात है, उससे मजीद निकलती है। और उसको बयान करने का तरीका क्यों अहम है, ये मजीद एक बात निकलती है, गल विचों गल निकलती है। तो पिछले 8 महीनों से मैं थोड़ा सा आपके सामने बैकग्राउंड रख देता हूं। पिछले 8 महीनों से हमारे और हमने ग्रुप ने बहुत सी नई दास्तानें पेश की हैं, ताकि मैं जो बातें कह रहा हूं वो किस बिना पे कह रहा हूं आपको समझ में आ जाए। पिछले साल बहुत बड़े उर्दू शायर मीर तकी मीर, जिनको खुदाए सुखन कहा जाता है और सब मानते थे कि उर्दू के शायद सबसे बड़े शायर हैं, उनका 300वां साल था। तो उस पर हमने दास्तान मीर पेश की। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने और रेख्ता ने और 2-3 और लोगों ने हमसे करवाई वो। पिछले साल हिंदू कॉलेज की 125 साल हुए दास्तान गोई की, तो मुझे इस बात पे बहुत इत्मीनान हुआ कि हिंदू कॉलेज की 125 साल की तारीख में हिंदू कॉलेज से कोई उनको नहीं मिल पाया जो हिंदू कॉलेज की शान में कुछ बातें कह सके। उसके लिए उन्हें एक स्टिफेनियन के पास आना पड़ा। तो मैंने हिंदू कॉलेज की दास्तान हिंदू कॉलेज की 125वीं साल पे पेश की। रेत समाधि जिसने जो उपन्यास जिसने बुकर जीता, टूम ऑफ सैंड, उस पे दास्तान हमने पेश की है। बंबई के हमारे साथी सिप्तान शाहिदी राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने राज कपूर का 100वां साल है इस साल, राज कपूर पे एक दास्तान लिखी है जिसका शिमला में मुजाहिरा हुआ है और अब पृथ्वी थिएटर में ही बॉम्बे में उसका पहला फुल फ्लेजेड शो होगा। टैगोर का की नॉवल दास्तान घोरे बहरे, जिस पे मैंने कई साल पहले शो किया था एक, उसको रिवाइज करके अभी इस साल पेश की है। अभी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास हुमायूं का मकबरा है एक, वहां पर एक म्यूजियम खुला, तो उस म्यूजियम के तहत मुझे दावत दी गई थी, तो मैंने एक दास्तान आस्तान निजामुद्दीन पेश की थी, जिसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अमीर खुसरो, दारा शिको, अब्दुल रहीम खान खाना, हुमायूं, अकबर और बहुत सारी शख्सियतें जो वहाँ दफन हैं या जो मकबरे वहाँ मौजूद हैं उनके हवाले से एक दास्तान की थी। अभी अगले महीने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस होने वाला है बहुत बड़ा, जिस पर बहुत लोगों की निगाहें मरकूज हैं, तो उसके लिए हमें दावत दी गई है कि हम सूर्य और मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में उनके भगवान होने के बारे में एक दास्तान पेश करें। तो दास्तान आफ्ताब हम अगले महीने पेश करेंगे। और उसके पहले जो काम हमने किए हैं, दास्तान कर्ण अज़ महाभारत है, दास्तान गांधी, दास्तान जलियां, दास्तान चौबोली, पार्टीशन, दास्तान सेडिशन, दास्तान बुद्ध, दास्तान अम्बेडकर, दास्तान जयराम जी की, दास्तान राजा विक्रम की, दास्तान एलिस की, दास्तान हारून की, वगैरह वगैरह, और बहुत सी मैंने छोड़ दी हैं, ऐसा नहीं है। तो इन सब की रोशनी में ये गुफ्तगू मैं करूँगा, जो हमारा तनव्वुह है और जो हमारा रेंज है जिन पे हमने काम किया है। चूंकि रजा हैदर ने इनमें से कुछ नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि उसको बता दूं कि भाई क्या क्या है जिनकी रोशनी में मैं ये बात करूंगा। और तिलिस्मे होशरुबा और दास्तान अमीर हमजा, जिनसे हमने शुरू किया था दास्तान गोई का सिलसिला, उनकी क्या अहमियत है और क्यों वो कहाँ पे हैं जहाँ पे हैं, और हमारे रेपर्टवा में उनका क्या रोल है, उस पर मैं अलहदा गुफ्तगू करूंगा। तो मैं थोड़ा इधर उधर आपको ले जाऊंगा, थोड़ा इधर की थोड़ा उधर की, ईरान तुरान की हाँकने के बाद वक्त खत्म हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये सब तो सुन लिया, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, मुद्दा क्या था, इंडिया क्या था इनका, ये कहना क्या चाहते थे, टेक अवे क्या है हमारा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बात से आप बिल्कुल बेखतर रहें कि ऐसा नहीं होगा कि आप यहां से निकल के फौरन बैरिकेड पे चले जाएंगे, तो वो आप अपने ही घर जाएंगे और जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। टेक अवे ये है जो मैं आपको बता देता हूं कि दास्तान कोई बहुत अच्छी चीज है, रोज रोज हर जगह होनी चाहिए, मुझसे मेरे साथ काम करने वालों से रोज रोज करवानी चाहिए और हमें माला माल कर देना चाहिए। ये सब अहम बातें हैं, क्योंकि दास्तान गोई क्या है वो हम है फिल वक्त, ठीक है। आगे अगर कोई पैदा होगा तो देखा जाएगा कि उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो इन सब बातों के साथ साथ फिल वक्त सूरत हाल ये है कि दास्तान गोई के बारे में यहां मौजूद लोगों की वजह से मुझे ये कहने में थोड़ी हिचक हो रही है, लेकिन चूंकि लिख लिया इसलिए बोल देता हूं कि हिंदी वाले ये समझते हैं ज्यादातर कि उर्दू की कोई चीज है। उर्दू वाले ज्यादातर समझते हैं, क्योंकि इस पूरी ऑडियंस में सिर्फ 3 ही उर्दू वाले बैठे, एक रविकांत, एक खालिद जावेद और एक अर्शिया वाले इजहार आलम साहब। उर्दू वाले समझते हैं कि अरे शौकिया कुछ कर रहे हैं। अनिस साहब को मैं उर्दू वाला नहीं मानता, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। शौकिया कुछ ऐसी फजूल की चीज करते हैं, इसको छोड़िए, आइए मुशायरे में चलते हैं।
थिएटर वाले समझते हैं कि ऐसे बैठ के बोलने में क्या है, इसमें क्या है, तो कोई भी बैठ के बोलने का इसमें क्या कमाल है, इसलिए थिएटर वाले हमको दरखोरे इतना नहीं समझते हैं। मेटा वाले समझते हैं कि बंबई से तो आए नहीं, इसलिए हम इनको क्यों घास डालें। तो और स्टैंड अप कॉमिक ये समझते हैं कि अरे ना तो इसमें रील है, ना स्टोरी है, ना वीडियो है, ना शॉर्ट वीडियो है, वगैरह वगैरह, इसलिए ऐसी तैसी इनकी। बहुत से पॉलिटिकल प्रोफेसर्स हैं, एक्टिविस्ट, वो ये समझते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए यहां आने से क्या फायदा। और एमके रैना ये समझता है कि प्रोग्रेसिव नहीं है, इसलिए यहां मैं क्यों जाऊं। तो बात यह है कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। तो वाकया यह है कि हमारे अहद में दास्तानगोई का जो रूप स्वरूप है, जो उसका तत्व है, दरअसल वो शुरू से ही और बुनियादी तौर से, मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे ही कहना पड़ेगा, वो पॉलिटिकल है अपने रूप स्वरूप में, बुनियादी तौर पर। जब अनुषा और मैंने 2005 में इसको डिजाइन किया पहली बार, तो हमने ये इस बात पे खास ध्यान दिया कि हम दुपल्ली टोपी पहन के बैठेंगे, अंगरखा पहन के बैठेंगे और चौड़ी मोहरी का पैजामा पहन के बैठेंगे, तख्त पे बैठेंगे, हम कटोरा लेके बैठेंगे। अब वो लोग जो सिग्निफायर्स और सिग्निफाइड और सेमियोलॉजी वगैरह में तर्क रखते हैं, मतलब ये साफ जाहिर है कि टोपी से क्या दिख रहा है और टोपी वाले कौन लोग होते हैं इस समाज में। तो टोपी वालों को इस तरह खुलेआम बगैर किसी लाई लपेट पर्दे के किसी तरह सामने रखना अपने आप में एक पॉलिटिकल फैसला है। हम कुर्ता पजामा और सदरी भी पहन सकते थे, उसके साथ अंगवस्त्रम डाल सकते थे, कभी पीला कभी हरा, मौके की मुनासबत देख के, या कोई डिजाइनर शेरवानी पहन सकते थे, गाउन टाइप की चीज बनवा सकते थे। हमारे एक पड़ोसी भी मतलब थे पहले, वो सुनार हैं, चावला बिरादरी के मुसलमान, पुरानी दिल्ली के, वो शो देखने आए थे 10-15 मिनट। उन्होंने कहा भी कि तो बहुत ज्यादा सादा है, इसमें आपको कुछ थोड़ा अंगूठी वगैरह और थोड़ा हार वगैरह आपको डालना चाहिए, जैसे कव्वाल डालते हैं आमतौर से, जिसे अच्छा माना जाता है। तो ये एस्थेटिक्स का मामला, जैसा आप लोग जानते हैं, एस्थेटिक्स का नहीं, पॉलिटिक्स का मामला भी होता है। चौड़ी मोहरी का पैजामा पहनना, हम एक तरह से अलीगढ़ के से अपनी मुखालफत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो अलीगढ़ पैजामा पतली मोहरी का होता है, चौड़ी मोहरी का पैजामा पुराना दिल्ली का होता था। और मीर साहब जब लखनऊ गए थे तो उनपे हंसे थे लोग, और यही कहा था उन्होंने, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के बासियों, क्योंकि उनका कहते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद की पैजामा बहुत चौड़ी मोहरी का था। तो ये जो टोपी हम पहनते हैं, ये टोपी, इसके जो है हिंदुस्तान में बहुत से रूप हैं। ये गांधी कैप भी है इसका एक रूप। इसका एक रूप मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव पार्लियामेंट में अपने सब लोगों को पहना के घुमा रहे हैं अभी आजकल, लाल रंग में। एक रामपुरी टोपी होती है जो कव्वाल पहनते हैं, एक काली टोपी होती है इसी तरह की जिसको आरएसएस वाले पहनते हैं, एक मराठी टोपी होती है इसी तरह की जिसको मजदूर पहनते हैं। तो दरअसल ये दुपल्ली टोपी, होली के वक्त हम उसी तरह की टोपी पहनते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही दुपल्ली टोपी पहन ली कि आजकल जो है वो लोग अरब की नकल में यहूदियों वाली टोपी लगा रहे हैं तो हम दुपल्ली टोपी पे वापस चलते हैं, ऐसा भी है। लेकिन दुपल्ली टोपी का हमारे समाज में बहुत गहरा मकाम है, समाज और देश में। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अपनी, ये तो दास्तानगोई का रूप स्वरूप का मामला था। हमारे अहद में, जिस अहद में इस चीज को बरमला कर इजहार करना, उसकी आइडेंटिटी को, कल्चरल आइडेंटिटी को, और उस आइडेंटिटी को रिक्लेम करना, ये एक पॉलिटिकल फैसला था। 2005 में जब हमने रिवाइव किया तो शायद ये उतना ज्यादा बर्निंग फैसला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये फैसला और ज्यादा अहम होता गया और उस पर हम कायम रहे, और आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं क्या है कि अपनी दास्तानगोई में बहुत सी बातें जो करता हूं तो मैं दूसरों के हवाले से करता हूं कि फलाने ने ये कहा, जॉन बर्गर कहता है कि देखना और समझना अलग अलग चीजें हैं, या विलियम ब्लेक कहता है कि एक ही पेड़ को ज्ञानी और मूर्ख दोनों को अलग अलग दिखता है, या नैपॉल कहता है कि आप वही समझ सकते हैं जो आप समझ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो दूसरों का नाम लेके अपनी बात कहने की रिवायत हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। आप कोई भी बात कहना चाहते हैं, आप उसमें कबीर का नाम लगा दीजिए, आप उसमें रहीम का नाम लगा दीजिए, वो बात चल जाती है। और हम पुरानी रिवायत के हामिल हैं, इसलिए हम उसको बिला खटके चलाते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको कैसे। तो अब ये बात फारूकी साहब ने कही है और समझाई हमें कि जैसे इब्न रुश्द है, जिसको कुछ लोग यहाँ फिलॉसफी डिपार्टमेंट वाले एवेरोस के नाम से जानते हैं,
तो इब्न रुश्द जब अरस्तू की बात करता है और उसकी पोएटिक्स यानी बोतीका पे बात लिखता है, उसकी शरह लिख रहा है यानी उसकी उस पर टीका, तो टीका लिखते वक्त वो कहता है कि अरस्तू कहता है, और फिर ऐसी ऐसी बातें लिखता चला जाता है जिसका अरस्तू से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुझे नहीं पता, फारूक साहब कह रहे। खैर अरस्तू उसने इसी तरह एक और हमारे मुहक्किक हैं जो दूसरी चीज का शरह लिख रहे थे, शरह लिखते लिखते उन्होंने उसकी नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी और ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि जो चीज कही जा रही है वो अहम है, उसकी सनद क्या है, वो कैसे दी जाएगी, ये अहम है। उसके दो अलग अलग तरीके हैं। हमारे अहद में सनद देने का तरीका यह है कि आप जब कोई लाइन लिखते हैं तो नीचे आप उसके साइटेशन देते हैं कि जी मैंने ये फलानी किताब से लिया और ये किताब से लिया। तो मैंने आशीष नंदी को एक बार एक वाकया सुनाया कि प्रोफेसर मुजीब रिजवी साहब, जिनकी पद्मावत पे बहुत बड़ी किताब है, बहुत उम्दा किताब है, एक स्कॉलर उनसे मिलने गई, उन्होंने कुछ बात की, मुजीब साहब ने कोई बात रखी, तो उन स्कॉलर ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि आपने फलाने की किताब पढ़ी है पद्मावत पे? तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा ये साक्षात पद्मावत बैठे हैं, इनसे आप किसी और की किताब का हवाला क्यों ले रहे हैं? लेकिन उनको आदत थी सिर्फ किताबों के जरिए बात करने की, इसलिए वो किताबों के हवाले से बात कर रही थी। मुजीब रिजवी साहब सामने बैठे थे। इस तरह की बात है कि आप फारूकी साहब के पास बैठे हैं, उनसे आप कहें कि आपने फलानी किताब पढ़ी है, आप उनकी बात सुनिए, उनकी बात को समझिए, जितना लेना है लीजिए और आगे बढ़िए। उस वक्त आशीष दा को ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उसी बहाने मैंने इनसे कहा था कि अभी दास्तान हुई का शो देखिए, यही सब बातें हम करते हैं उसमें। लेकिन फिर लगता है CSDS वालों ने उनको वरगला दिया, वो नहीं आए उसके बाद से। तो हमारे उसमें तरीके में बात यह होती थी कि किताब न सिर्फ अहम होती थी, बल्कि आप ये कहते थे कि किताब मैंने फलाने से पढ़ी है पुराने जमाने में। तो जिसने आपको पढ़ाई है वो सनद देता था किताब की। किताब अपने आप में सनद नहीं थी, आपने किससे पढ़ी है ये बात सनद की होती थी। ये बात करने का तरीका है। और दूसरा तरीका है जो दुनिया भर में राइज है, JNU में, शिकागो के इंटेलेक्चुअल्स वगैरह को पसंद है, कि मैं जो बात कहता हूं और वो जो बात कहते हैं वो थ्योरी के जरिए कहते हैं, यानी सेल्फ जनरेटिंग स्पाइरल ऑफ इंटरप्रिटेशंस। तो जिस बात में मेरे कहने का मतलब है कि मार्क्स, फ्रॉइड, सोसियोर ना हो या फूको, दरीदा, श्मिट, अगाम्बिन ना हो, उस बात को कहने का क्या फायदा? तो जैसा गालिब ने कहा था, बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर, तो मैं उस पर तसर्रुफ करके कहता हूं, बनती नहीं है फूको, सोसियोर कहे बगैर। तो इसलिए मैं भी जा बजा दास्तान गोई में हमारे अहद की चीज बनाने के लिए कभी नीचे का, कभी इनका उनका नाम डाल देता हूं अपने आप से नाम बना के, ताकि लोगों को लगे कि ये सिर्फ किस्से कहानी नहीं, कोई इल्मी बात भी कर रहा है। तो एक और बात मैं उस सिलसिले की कहना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रैंक कर्मवुड ने कहा कि आजकल के नक्कादों और शायरों को शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं जब तक उनको किसी सियासी या सियासी फलसफियाना बहस के तहत न रखा जाए। ऐसे नक्काद उन लोगों को इंतहाई शक की नजर से देखते हैं और मालूम होता है, उनको लगता है जो लोग शायरी को सचमुच पसंद करते हैं और शायरी से मजा लेते हैं, ऐसे लोगों को वो शक की निगाह से देखने लगते हैं। तो एक और शायर का फारूकी साहब हवाला देते हैं, जॉन एशबरी का, जो कहता है कि मैं अपने पढ़ने वालों को दहशत या उलझन में नहीं डालना चाहता कि वो इस चक्कर में गिरफ्तार रहें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं उन्हें सोचने के लिए कोई नई चीज देना चाहता हूं। नई चीज मतलब नया ख्याल या किसी पुराने ख्याल का नया पहलू। तो अब मैं शुरू करता हूं अपनी बात कि तो मैं जो भी कहूंगा, मैं शमसुर रहमान फारूकी साहब और मुजीब रिजवी साहब जो जिनसे मैंने सीखा है उनसे, और कुछ और उस्ताद मानवी हैं जिनसे मैंने लिया है, उनके हवाले से बात करूंगा अपनी। इसके बारे में बहुत पुरानी अरबी कहावत है, अरबी शेर है, फारूकी साहब ने लिखा है, मा अराना नकलु इल्ला मुआरा औ मुआदन मिन कौलना मकरूरा। यानी हम जो कुछ भी कहते हैं या तो औरों से मुस्तार लेके कहते हैं या अपने ही कलाम को बार बार दोहराते हैं। बस हम क्यों कर कह सकते हैं कि पुराने लोगों से हमने कुछ खुशाचीनी नहीं की है, उनसे लिया नहीं है। इस बारे में फारूकी साहब कहते हैं, अब्दुल कादिर जुरजानी जो बहुत मशहूर अरबी मुफक्किर था, उनके पहले आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ने इस पर बहस की है कि नया उस वक्त वजूद में आता है जब आप अपनी इमेजिनेशन के जरिए पुराने की नई तामीर करते हैं। पुराने संस्कृत फलसफियों में इस बात का ख्याल था कि शेर में, शायरी में
कोई नई बात कहना मुमकिन ही नहीं है, जैसे दास्तान गोई में। क्योंकि शायरी हो या दास्तान गोई हो, ये उन अनुभवों का इजहार करती है जो आफाकी हैं, जिनसे सब गुजर चुके हैं, जो पूरी दुनिया के पास हासिल हैं। अनुभव समानयम, यानी जिसके पास भी जिन तजुर्बों से गिरे हैं वो यूनिवर्सल है। ये बात वो मुकुंदलात के हवाले से कहते हैं। चूंकि ये आफाकी हकीकतें महदूद हैं और तमाम इंसानों में मुश्तरक हैं हर जमानो मकान में, इसलिए पुराने लोग उन पर पहले ही बातें कर चुके हैं, लिहाजा अब नए कहने वालों के लिए बचा नहीं है ज्यादा। इस बात पे अरबी का वो कौल कहते हैं, मा तरकल अव्वल लिल आखिर, पुराने लोगों ने, अगले लोगों ने पिछलों के लिए, हमारे आने वालों के लिए कुछ नया कहने को नहीं छोड़ा है। लेकिन बात यह है, इसका जवाब भी वो देते हैं आनंद वर्धन के हिसाब से, कि लफ्ज नया होगा तो मजमून नया होगा, और मजमून नया होगा तो मानी नए होंगे। और उनका कयास है कि शाहजहां के अहद के मशहूर फारसी शायर तालिब आमली का ये कहना, लफ्जे की ताज़ा अस्त ब मजमून बराबर अस्त, लफ्ज जो ताज़ा है वो बराबर है नए मजमून के। क्या अजब है कि तालिब आमली के पास ये बात पंडिता राज जगन्नाथ के हवाले से पहुंची हो, जो शाहजहां के अहद के बहुत बड़े संस्कृत विज्ञान थे, पंडित थे। और बहुत से लोग कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद से इतना बड़ा संस्कृत का विद्वान कोई हुआ नहीं। इन्होंने शाहजहां की तारीफ में बहुत कुछ लिखा है। और इस बात को मैं इस तरह कहता हूं कि जैसे आजकल की सियासत हमारी है, उसकी दो शख्सियतें हैं, उनके बारे में एक विचार मेरा है, विचार बहुत पुराना है, लेकिन उस विचार को जब मैं ऐसे रखता हूं कि जब आदमी का उरूज होता है तो उसकी खामियां छुप जाती हैं, और जब आदमी का जवाल आता है तो उसकी खूबियां छुप जाती है। तो ये ख्याल, ये विचार बहुत पुराना है। इस मजमून को नए अल्फाज में ढाल के मैंने अपना बना के पेश किया है आपके सामने। और इस बात को और मुस्तहकम मैं करना चाहता हूं, आंद्रे जीद कहता है इस बात को, फ्रेंच राइटर, कि पुरानी बातें सब कही जा चुकी हैं लेकिन लोग भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा कहना पड़ता है। तो अब हमारा अहद क्या है जिसमें हम दास्तान गोई कर रहे हैं? मेरा अहद क्या है? मेरा अहद जिसमें मैं पैदा हुआ, बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर आज बांग्लादेश की दूसरी आज़ादी तक, इस अहद में बहुत कुछ हुआ। इस अहद में नक्सलिज्म भी है, इस अहद में वियतनाम भी है, इस अहद में यूएसएसआर भी है, कोल्ड वॉर भी है। अगर हम सिर्फ सियासत को लें, इस अहद में जिस वक्त हम इस वक्त जिंदा हैं, इस अहद में फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो कई लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड है। वो हो रहा है जो दिन रात घट रहा है, उसके बाद से हम कैसे खड़े होके इस अहद में शायरी की, दास्तान की, मजे की, लुत्फ की, किसी भी तरह के महजूज होने की, किसी भी तरह के आर्ट की, इंटेलेक्ट की, ग्लोरी की बात कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को यह सवाल इतना सताता है कि वो उन्होंने कुछ करना छोड़ दिया है, और बजा तौर पर उसका एक ये बिल्कुल ही वाज़ेह रद्द अमल है। इस अहद में जिसमें हम जी रहे हैं, हम कैसे कुछ करें, और कुछ भी करने के लिए जिसमें हम किसी भी तरह की इंसानियत की बात या सिविलाइजेशन की बात या माहौल की बात हम क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जब उसका इस तरह से शिराजा हमारे इर्द गिर्द बिखर गया है। लेकिन बात मेरे लिए, इसका जवाब भी उसी से कुछ कुछ निकलता है। इंतजार साहब की ने जिक्र किया था बहुत पहले एक अपने अफसाने में, जो मैंने अपनी किताब में लिखा है, कि गुनाढ़ जिसने पैशाची में पहले वृहत कथा लिखी, वो जब उसने वृहत कथा लिखी और वो अपने राजा को सुनाने गया, सातवाहन राजा को, राजा ने ऐसी बेअतनाई बरती कि उसका दिल टूट गया। तो वो जंगल में चला गया और वृहत कथा के सफ़े वो जलाने लगा। वो पढ़ता जाता था और जलाता जाता था। तो वो कथा सुनाते सुनाते अपनी किताब जला रहा था, मगर कथा उसकी इतनी दिलचस्प थी कि उस कथा को सुनने के लिए इंसानों से उसने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन वहां जानवर, चरिंद, परिंद, जंगल के सब जमा हो गए थे और उसके किस्सा सुन रहे थे। उसके किस्से का जो आखिरी सफा बचा वृहत कथा का, वो फिर कथा सरित सागर के नाम से हमारे सामने आया। तो अब बात यह है कि सियासत कभी भी बहुत ज्यादा दिल खुशकन नहीं रही है, और हमेशा ही दुनिया में भूख, गरीबी, तशद्दुद, अत्याचार रहा है।
कालिदास के जमाने तक हम चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने दुख की बात की, कालिदास ने प्रायेण सामग्र विधाओ गुणानाम परांग मुखी विश्व सृजः प्रवृत्ति। कालिदास ने कहा कि जमाने ने ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं किया विधाता ने जिसको संपूर्ण सुख मिला हो। तो दुख, महरूमी, तशद्दुद, अत्याचार, नाइंसाफी ये हर समाज में रहे हैं और उन्हीं से गुजर के हमको आगे बढ़ना है और मैं भी वही काम करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा जो हमारा अहद की खासियत है कि हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं। इस दौर में हर चीज जो स्टोरी नहीं है, जो रील नहीं है, जो वीडियो नहीं है, जिसको इंस्टेंटली सर्च नहीं किया जा सकता, जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, उस चीज की शायद कोई अहमियत ही नहीं बचती है। लोग पूछते हैं आपका इंस्टा पे कितने व्यूज हैं, आपके फेसबुक पे कितने व्यूज हैं, यूट्यूब पे कितने व्यूज हैं। उस हिसाब से बुलाना हमें तय होता है, उस हिसाब से हमारी कीमत तय होती है। मतलब हमारे लिए बिल्कुल बहुत सीरियस सवाल है, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतनी हमको मोटा लिफाफा मिलेगा। मगर अब हम ये दास्तान जो है वो इस सोशल मीडिया के उस दौर से बिल्कुल एक तरह की एंटीथीसिस है। हम इख्तिसार में नहीं, हम तो तवालत में बात करते हैं। जहां एक बात कहनी हो वहां हम 10 बात कहते हैं। जहां एक फूल का मजमून बांधना हो वहां हम 100 रंग से बांधते हैं। और हमारे मीर अनीस कहेंगे कि तूल देना ही मजा है किस्से कोताह का। छोटी सी बात है, उसको तूल दे के फैलाओ, फैला के बताओ और फैलाते चले जाओ। जर्रे को कायनात से मिलाओ और गल विचों गल निकालते चले जाओ। अब इस चीज में जिसमें हमारा काम उल्टा ही है, हमारी जो हरकियात हैं, हमारा जो थ्रस्ट है, हमारी जो एस्थेटिक्स हैं, वो बात बढ़ाने में है, बात को समेटने में नहीं है। उस अहद को, उस बात को हम कैसे 1 मिनट की वीडियो में डालें जिसकी हमें बहुत जरूरत है, ये हमारे सामने एक चैलेंज है। तो अब ये अहद जवाल का अहद है कि तरक्की का अहद है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी के लिए ये जवाल का अहद हो सकता है। लेकिन यही सोशल मीडिया जिसपे बहुत से लोग जो छोटे गांवों में हैं या कस्बों में हैं, जिनके पास अपना फन है, अपना हुनर है, और उस हुनर को सोशल मीडिया के जरिए पुरानी बाउंड्रीज को उन्होंने तोड़ ताड़ के सीधे उनको व्यूज मिल रहे हैं। तो एक मोबिलिटी है, एक डेमोक्रेसी है इसी सोशल मीडिया के जरिए। और हम उसको जो भी कहें, लेकिन उस डेमोक्रेसी को, उस मोबिलिटी को और उस गेटकीपर्स को क्रैश करके सीधे सुनने वाले कंज्यूमर और क्रिएटर का जो रिश्ता है, उसको भी हमें उसी इज्जत की निगाह से देखना पड़ेगा और देखना चाहिए भी। अब ये दौर कंटेंट का है, जैसा मैंने कहा, हर चीज जो आप अपने फोन पे कंज्यूम कर सकते हैं उसका दौर है। और उस दौर में दास्तान करना, लंबी लंबी बड़ी बड़ी दास्तानें करना, शायद इसीलिए उसकी कामयाबी है कि लोगों को अब हर चीज इतने इख्तिसार से मिल रही है कि वो बैठ के इतनी देर तक सुनने का जो लुत्फ है वो और कहीं मिलता नहीं है उन्हें। एक बात है जिसमें कोई विजुअल नहीं है, और विजुअल का ना होना दास्तान गोई में ही शायद उसकी ये खासियत है और शायद यही उसकी अपील है। और इस बात पे मैं वापस आऊंगा अभी। तो कहने का मतलब ये कि ये जो अहद है कंटेंट जनरेशन का और पोलराइजेशन का, आप इस तरफ हैं कि इस तरफ हैं, यहां हैं कि यहां हैं, हर एक की पहचान फौरन उसी एक लाइक डिसलाइक में आ जाती है। एक क्लिक में आपकी जो आइडेंटिटी, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी हिस्ट्री, सब कुछ एक क्लिक के ऊपर आ गया है। तो अब इस अहद में दास्तान गोई, अच्छा अब दास्तान गोई भी एक ही चीज नहीं रही है, क्योंकि माशाअल्लाह से इतने करने वाले पैदा हो गए हैं कि मैं जब दास्तान गोई की बात करूंगा तो मैं अपनी कलेक्टिव की बात कर सकता हूं। लेकिन और बहुत से लोग हैं जो दास्तान गोई के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए नहीं बोल सकता। हमारी दिल्ली शहर के एक बहुत मशहूर गाने वाले थे, तो कुछ साल पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें वो कुछ गजलें गा रहे थे, और उसमें उन्होंने एक साहब को बुलाया, वो बीच में खड़े होके 2-2 शेर पढ़ रहे थे, तो उसको उन्होंने कहा कि दास्तान गोई। तो लोग देख के भी गए दास्तान गोई, उन्होंने दास्तान गोई पेश भी की। पाकिस्तान में एक इत्र का ब्रांड चल गया है दास्तान गोई। कुछ लोग वहाँ जो है वो दास्तान गोई लिबास पहनते हैं, कुछ लोग जो हैं वो स्टेज पे आके कुछ देख के कहानी पढ़ देते हैं, मशहूर एक्टर वो भी दास्तान गोई है। तो मैं उन सब लोगों के लिए नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ अपनी दास्तान गोई और अपने कलेक्टिव के लिए बात कर सकता हूँ, जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो 2005 से पहले लफ्ज दास्तान शायद ही किसी ने सुना हो, बहुत कम वजूद में आया था। लेकिन आज आप, ये फारूकी साहब के काम की बरकत है कि लफ्ज दास्तान आज
इस कदर फैल चुका है कि हर चीज के पीछे दास्तान, फलानी चीज की दास्तान, दास्तान पार्टीशन, इसकी दास्तान। तो ये अच्छी बात है, हमारे जो है वो कलेक्टिव हमारी लुगत में एक बहुत अहम इजाफा हुआ है। ये लफ्ज जो हमारे पास नहीं था, ये लफ्ज अपने पूरे वक़ार के साथ लौटा है और इसका बहुत कसरत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपने आप में अच्छी बात है। तो अब ये सवाल पैदा होता है हमारे अहद में दास्तान गोई का कि दास्तान गोई के नाम पे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो दास्तान गोई की अथॉरिटी क्या है? और अथॉरिटी का मामला जुड़ा हुआ है कन्वेंशन से कि किस चीज की क्या कन्वेंशन है और उसके अहद से फिर अथॉरिटी कैसे तय होगी। सनद क्या है कि क्या चीज दास्तान गोई है, क्या नहीं है, वो सनद कौन देगा और कैसे वो तय होगी। अब जैसे मैं कलकत्ते गया था, वहां मैंने दास्तान सुनाई और मैंने उस कर्ण, महाभारत की दास्तान थी और कर्ण की दास्तान थी, उसमें एक पहलू आया एक पॉइंट पे जिसमें एक कहा मैंने दास्तान में कि कृष्ण जी ने कर्ण को अपनी गोद में लिया, जब कर्ण मरने वाला था कृष्ण जी की गोद में लेटा और उसने कृष्ण जी से पूछा कि क्या मैं उतना ही मशहूर होऊंगा जितना अर्जुन होगा, और कृष्ण जी ने कहा कि तुम उतनी ही शोहरत तुम्हें मिलेगी जितनी अर्जुन को मिलेगी और उससे ज्यादा मिलेगी। तो वहां बहुत मशहूर थिएटर क्रिटिक हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं, आनंद लाल साहब, पी लाल साहब के साहिबजादे, उन्होंने बाद में मुझसे मेल किया कि ये आपने कहां से लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने शांति पर्व देखा, मैंने जो है वो कर्ण पर्व देखा, मैंने फलाना पर्व देखा, मेरे बाप ने ट्रांसलेट किया, मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने कहा साहब मैंने अब कहीं से तो लिया था, मैं कह नहीं सकता कहां से लिया। पर मैंने कहा कि मैंने एक पंडित जी से सुना था। अब वाकई यही है, मैंने एक पंडित जी से सुना था। अब मेरे लिए वो बात है काम की, मैंने उसको चलाया। अब अगर इसकी आप सनद खोजने जाएंगे कि जी साहब कहां कहा और किसने कहा और किससे कहा, तो बात मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए अहम नहीं है, मेरे लिए अहम यह है दास्तान गोई में मैंने कहा आपने माना, बात खत्म हो गई। और ये अहम यहां पे वो उसका फैक्टर नहीं है कि कृष्ण जी को ऐसा कहा या नहीं कहा। अहम बात यह है कि उसको सुन के कर्ण की और कृष्ण जी का रिश्ते का जो भाव और रस आपके मन में पैदा होता है वो अहम है। मेरे लिए भी वो अहम है और आपके लिए भी वो अहम होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके मन में वो भाव और वो रस पैदा करना चाहता हूं, मैं वो भक्ति पैदा करना चाहता हूं, ये मेरा मकसद है। और इसको आप गलत समझें तो वो आपके ऊपर है। लेकिन जैसे इसके लिए जैसे मतलब क्या होता है, एक बहुत मशहूर किस्सा है, नासिर अली सरहिंदी बहुत बड़े फारसी के शायर थे, तो मिर्जा गालिब के पास गए, उनसे उन्होंने फारसी का शेर का मतलब पूछा, मिर्जा गालिब ने उनको बताया, उनको कुछ तसल्ली नहीं हुई। वो सेहत के एक और बहुत बड़े अरबी के स्कॉलर थे, बहुत बड़े आलिम अल्लामा फजल खैराबादी, उनके पास आए, उन्होंने कहा ये गालिब ने तो मुझे ये मतलब बताया है, मुझे नहीं लगता नासिर अली सरहिंदी का ये मतलब था जब उन्होंने ये शेर लिखा था। तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा अगर नासिर अली सरहिंदी ने ये मतलब नहीं लिया था तो उसने बहुत बड़ी गलती की थी, उसको ये मतलब लेना चाहिए था। तो मतलब जो है किसी चीज का और किसी चीज में मतलब कैसे पैदा किया जाए, ये सुनने और सुनाने वाले के ऊपर है, कारी के ऊपर है, वो क्या मतलब निकालता है। मैंने मतलब निकाल के दिखाया, आपने मतलब कबूल किया, बात खत्म हो गई है। अब ये कि उसने उसका मतलब ये था, उसका इरादा था या नहीं था या इंटेंशन था, तो दास्तान गोई में सनद वहां पे है, जो आदमी बैठ के सुना रहा है आपको, उसने कोई बात कही, आपने मानी, ये है सनद और अथॉरिटी का मामला। तो अब मैंने दास्तान कैसे शुरू की सुनानी, ये बहुत लंबा किस्सा है, इसमें आप बहुत से लोग कई बार सुन चुके हैं, किताब में भी है, इंटरव्यूज में भी है। रविकांत यहाँ बैठे हैं, उसमें CSDS का बड़ा अहम रोल था, आंटी बीनू बैठी हैं, अंकल प्रबीर बैठे हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुझे वो उसके लिए एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करने की दावत उन्होंने दी थी, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था। और CSDS में फिर सराय वो जगह थी जहां बहुत अहम उसके लिए था, वहां बहुत तरह के लोग थे और उसके इनिशियल रिसेप्शन में ये बहुत अहम था। बाद में धीरे धीरे मुझे ये लगा, जैसे मैं अपने काम को बढ़ाता गया, जो मैंने अभी बात की भक्ति और श्रद्धा की, कि वहां धर्म और संस्कृति पे काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वहां जो लोग काम करते हैं वो श्रद्धा की बात नहीं करते। तो मुझे ये धीरे धीरे मुझे लगा कि भाई जब धर्म और संस्कृति की बात हो और बगैर श्रद्धा के की जाए हिंदुस्तान में, वो मुझे अखरता है। यूके में अलग बात है,
या कहीं और अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में धर्म और संस्कृति की बात भक्ति और श्रद्धा के बगैर करना, मैं ये नहीं कह रहा ना मैं रोक सकता हूं किसी को, लेकिन मुझे लगता है इन चीजों ये जरूरी है, ये प्रैक्टिस में आना चाहिए, और ये दास्तान गोई के प्रैक्टिस के लिए अहम बात है और मैं उसको शामिल करता हूं। तो अब ये बात कि हमारे अहद की दास्तान गोई में जो मैं दास्तानें सुनाता हूं, उनको जो लिखता हूं, लिखाता हूं, एक होता है किस्से कि किस्सा क्या सुनाया जा रहा है, दूसरा होता है किस्से में आप कितना इल्म डाल रहे हैं और इल्मियत क्या है और इल्मियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो किस्सा और इल्मियत एक तरह से एक दूसरे की तजाद है। आज के अहद में जिस चीज को दास्तान गोई की खासियत समझी जाती है और मैं जिसे पेश करता हूं कि दास्तान गोई के जरिए मैं आपको एक तरह का अलग तरह का नॉलेज प्रोडक्शन दे रहा हूं, पेश कर रहा हूं, उस बारे में पीछे बहस हुई थी और मैं उसका बारे में बताता हूं कि मोहम्मद तकी ख्याल बहुत बड़े हमारे दास्तान गोई बहुत बड़े ब्रिज थे अकबरी अहद के और तिलिस्मे होशरुबा के, जो दास्तान अमीर हमजा की रिवायत थी 18वीं सदी में। तो उन्होंने बोस्तान ख्याल लिखा 18 जिल्दों में, और बोस्तान ख्याल में उन्होंने बहुत तरह की चीजें लिखी और उन्होंने फिर लिखा एक जगह पे कि ये जो मैं लिखता हूं इसमें इल्मियत है। ये जो है ना कि ये हमजा की दास्तान वगैरह जो है वो तरह तरह की बेवकूफ़ी की बातें लिख देते हैं कि इसमें जो है वो बेसरो पैर की बातें हैं, उसमें नाम है ऐसे अजीब अजीब तिलिस्म है, अजीब अजीब अय्यारियां हैं। मैं जो लिखता हूं उसमें मैं इल्म की बात करता हूं और मैं जो साहिब इल्म हैं वो लोग इस दास्तान को ज्यादा पसंद करेंगे। इसके 150 साल बाद जब तिलिस्मे होशरुबा छप रही थी तो मोहम्मद हुसैन जहाँ साहब ने इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जाहिर है अफसाना और है और नजूम व हिकमत व हय्यत और है, इल्म और है। चुनांचे साहिब बोस्तान ख्याल ने यही रंग पसंद किया। यहां इस तर्ज को आम फहम हकीर ने न ख्याल किया और उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए मोहम्मद हुसैन जहाँ के लिए किस्सा अहम था। तो अब हमने शुरू किया था दास्तान अमीर हमजा से, दास्तान गोई का रिवाइवल, और तिलिस्मे होशरुबा से। वो जादुई दास्तानें साहिरों के बारे में, अय्यारों के बारे में थी। 2005 से कुछ शुरुआती सालों में हमने सिर्फ वही दास्तानें सुनाई जो कई सौ सालों से रिवायत जिनकी चली आती थी। फिर उन दास्तानों को छोड़कर मैंने अपनी दास्तानें लिखनी, तदवीन करनी शुरू की। पार्टीशन पे दास्तान लिखी, सेडिशन पे लिखी, और जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया उन सब चीजों पे दास्तानें लिखी। तिलिस्मे होशरुबा की दास्तानों में जो दास्तानीपन है, जो किस्सा है, जो कहानी है, वो एक अलग ही मेयार का है। यानी उसमें जो प्लॉट है, जो उसका इमेजिनेशन है, जिसको मरीना वाइनर जो बहुत बड़ी स्कॉलर इसकी है वो कहती है कि ये एक तरह का अनफेटर्ड जो इमेजिनेशन है, ये इट्स अ लिबर्टी ऑफ द इमेजिनेशन। ये दे आर कंडक्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट्स, फ्लाइट्स ऑफ रीजन। There is a kind of a psychological non-conformism at work here, where different regimes of authority, emancipated erotics and prophetic technological innovations operate. तिलिस्मे होशरुबा बहुत मुश्किल उर्दू जबान में है, वो पुरानी उर्दू जबान में है। शुरुआत हमने की, किस्से को लोगों ने महसूस किया, किस्से लोगों को पसंद आए, किस्सों की वजह से वो चली। लेकिन जबान बहुत बड़ा बैरियर था। जबान आज भी कुछ हद तक बैरियर है। हम जो बात कहते हैं हम उर्दू में कहते हैं, उर्दू में दास्तान करते हैं। अब उर्दू का मामला यह है कि एक आदमी की उर्दू दूसरे आदमी की फारसी बन जाती है, एक आदमी की उर्दू दूसरे आदमी की हिंदी बन जाती है, एक आदमी की उर्दू दूसरे आदमी की हिंदुस्तानी बन जाती है। तो उर्दू क्या है और मुश्किल उर्दू क्या है, इसकी कोई सनद नहीं है। मतलब आप किसी के सामने शेर पढ़ते हैं, वो शेर किसी को समझ में आता है, दूसरे को समझ में नहीं आता है। और शेर का मामला भी कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। अब दास्तान गोई उर्दू की चीज है, तिलिस्मे होशरुबा उर्दू की चीज है। दास्तान गोई में मैं कोई शेर पढ़ूंगा तो वो शेर एक कन्वेंशन से निकल के आया है। उस कन्वेंशन को समझना और जानना जरूरी है, वरना शेर पूरी तरह आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, वरना शेर सिर्फ वही रहेगा कि उसका मेरे ऊपर असर क्या हुआ।
शेर की कारीगरी आपकी समझ में नहीं आएगी। जैसे क्लासिकल म्यूजिक की कारीगरी तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी जब उससे कुछ वाकफियत ना रखें। अब हम दास्तान अमीर हमजा हो या आज की दास्तानें हो, उनको उर्दू में सुनाते हैं और लामुहाला उर्दू में सुनाते हैं। अब वो हमारा एक तरह का चॉइस है, हम उस अहद में उर्दू में दास्तानें सुना रहे हैं। और उर्दू का मामला भी बड़ा पेचीदा है। अभी आलोक राय साहब ने बड़ा अच्छा पेपर उस पर लिखा है कि एक तरफ उर्दू के साथ एक नफरत है और दूसरी तरफ उसके लिए एक चाहत है जो दबती नहीं, बुझती नहीं, खत्म नहीं होती। उसकी एक चाहत उसकी रोमानियत की वजह से, उसकी शायरी की वजह से, उसके सिनेमा में होने की वजह से वो चाहत खत्म नहीं होती है। अब मैंने पिछले कुछ साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल देखा था कि हमारी पार्लियामेंट में जो शायरी सबसे ज्यादा कोट की जाती है वो आज भी उर्दू शायरी है। हमारी पार्लियामेंट में जिस शायर का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है वो शायर आज भी गालिब है पिछले 10-12 सालों से। अब उनके बावजूद एक समाज में इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू की जो जानकारी और उर्दू से जो वाकफियत 50 साल पहले थी आज वो नहीं है। जिस तरह का शेर जितने लोगों को याद थे, जितने शायरों की लोगों को समझ थी, वो उतनी नहीं है। अब ऐसे अहद में हम शायरी और उर्दू पे मुबनी अपनी चीजें पेश करना वो पॉलिटिकल एक्ट तो है, लेकिन मैं करते करते इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत सी चीजें समझ में ना आना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चीजों की समझ सिर्फ सिमेंटिक से नहीं होती है। एक तो चीजों की समझ दास्तान गोई करने से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके कॉन्टेक्स्ट से, हाव भाव से आप समझते हैं चीजों को। और बाज दफा चीजों को अधूरा रह जाना भी अहम है। जैसे नेमीचंद जैन जी की जो बात थी कि आप अधूरा छोड़ देते हैं, इसी तरह दास्तान में भी आप कुछ चीजों को समझने को अधूरा छोड़ दें, वो अपने आप में कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो जो अधूरा छोड़ के आप रहेंगे उसमें एक खलिश रहती है। और ओरल परफॉर्मेंस में आप सब कुछ भूल जाते हैं, खलिश नहीं जाती है। तो ये चीज भी अपने आप में जरूरी है कि आपको ये लगे कि यार वो चीज समझ में नहीं आई थी, मुझे तो है वो चीज, वो बात समझ में नहीं आई थी, या वो समझ में तो आई थी, पूरी तरह समझ में नहीं आई। तो वो इसलिए मैं उस जबान को नहीं छोड़ता हूं और हम उस जबान में ही काम करते हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी एक म्यूजिक है, उसकी एक रिवायत है, और उसकी रिवायत जो है वो परफॉर्मेटिविटी की रिवायत है। उर्दू की रिवायत में खास तौर से परफॉर्मेटिविटी उसमें इनहेरेंट है, यानी शेर बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाएगा, शेर सुना जाएगा, शेर की जवाब में वाह कहा जाएगा। ये 4 चीजें एस्टैब्लिश्ड हैं। इन 4 चीजों को जब हम दास्तान में लाते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल गया है ऑडियंस के पार्टिसिपेशन के लिए। हमने शेर पढ़ा, आपने वाह कही, हमने कोई बात कही, आपने कहा वाह। तो वो जो उर्दू की परफॉर्मेटिव रिवायत है वो चीज हमारे लिए दास्तान गोई में अहम है और हमारी बहुत मदद करती है, और हम इसलिए उसको नहीं छोड़ते हैं, न छोड़ना चाहते हैं, और वो हमें आगे ले जाती है। शायरी के बारे में एक और बात है कि वैसे तो कुरान में कहा गया है, कुरान में शायरों के लिए लेके बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए शक व शुबहे का इजहार किया गया है। अश्शोरा यत्तबिहुमुल गावून अलम तरा इन्नहुम लिकुल्लि वादिन यहीमून। देखते नहीं हो शायर जो हैं वो किस तरह से तुमको भटकाते हैं और हर तरह की वादियों में सफर करते हैं। कभी इश्क की बात करते हैं, कभी पस्ती की बात करते हैं, कभी जंग की बात करते हैं, वो तरह तरह ले जाते हैं। तो शायरों से मोहतात रहने को बार बार कहा गया है, और शायद वो अफलातून का, प्लेटो का असर रहा हो। तो इमाम जाफर सादिक जो इस्माइली शिया इमाम थे छठे, उन्होंने इस बात पे बहस करते हुए शायरी के बारे में खास तौर से लिखा है कि प्लेटो के बारे में लिखते हैं, बहुत से ख्यालात ऐसे होते हैं जो मादी हैसियत से तो वकी नहीं होते, यानी इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन बातिनी अंदर की बात और मानवी कद्र कीमत के हामिल होते हैं। यानी आपको सुनने में ये नहीं लगेगा शायद कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, लेकिन वो चीज आपके दिल पे कुछ असर डालती है। उन्हें ख्यालात में एक ख्यालात वो है जो अशार के कालिब में ढलता है, और शायर मशाक और बाज़ौक हो तो उसका शेर पढ़ने या सुनने वाला वज्द में आ जाता है, यानी एक्सटेसी में आ जाता है, और महसूस करता है कि उसकी रूह में बालीदगी आ गई है, उसकी रूह बढ़ गई है। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है शायरी का, वो पोएट्री के रेंडिशन को एनर्जाइज कर देता है। जब मैं दास्तान नैना में फैज की मशहूर नज्म पढ़ता हूं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं,
तो ये नज्म बहुत से लोगों ने पढ़ी सुनी होगी और उन्हें पसंद होगी, लेकिन नैना में जिस मुकाम पे वो आती है वो इस तरह से उसको इंटेंसिफाई करती है कि जिन लोगों को पूरी नज्म समझ में नहीं भी आती है उनके लिए एक तरह का एक हाइटन हो जाती है बात। तो शायरी जो समझ में ना आए तब भी वो आपको इस तरह से इंटेंसिफाई करती है और उसको हाइटन करती है। उसी दास्तान में मैं गालिब की एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी जाती जिंदगी का भी एक तरह की तर्जुमानी करती है, वो लाता हूं जब मैं उसको बहुत, मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और सुनने में भी उसका अलग असर होता है कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। तो वो जब गजल में दास्तान में आती है वो शायरी, उसमें कुछ चीजें हो सकता है लोगों की समझ में ना आए, लेकिन उसका जो असर है वो अलग तरह की ताल्ली देता है आपको। तो वो हजरत इमाम जाफर सादिक पूछते हैं, क्या वो चीजें जो चीजें रूह को मुसफ़ा और पाकीज़ा बनाती हैं, उनमें से ये नहीं है कि इंसान ज़ेबाइशों की, सजाने वाली चीजों की, सजने की, दुनिया में जो खुदा ने बनाया है कि तहसीन और सताइश करे जो खुदा ने उस कायनात को वदियत फरमाई है, और उनकी तौसीफ के लिए शेर की जबान बेहतर और मुअस्सर है कि हिकमत की, हिकमत यानी फिलॉसफी की। तो जो बात शायरी की जबान में कही जा सकती है वो हिकमत में नहीं आ सकती। इसलिए हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, इन हुजूर पाक की हदीस है, इन्ना मिन शेर ल हिकमा, शेर में हिकमत है। वो ये नहीं कहते इन्ना मिनल हिकमा लशेर कि हिकमत में शेर है, शेर में हिकमत है, हिकमत यानी फलसफा। तो हिकमत में, शेर में हिकमत है। तो शेर में जब हिकमत है तो हिकमत छोटा हुआ, शेर बड़ा हुआ। इसलिए शायर बड़ा है, आलिम कम है। और जी 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 नहीं उसको मतलब मैं अब नहीं कह रहा हूं, जुमला आपको मुकम्मल करना चाहिए। जब शायर बड़ा है तो दास्तान गोई बड़ा है, इसका मतलब तो जी जी। तो अब मैं ये जब, जैसे मिसाल के तौर पर जब सैयद हैदर रजा पे दास्तान हमने बनाई, अशोक जी ने हमसे कहा, तो सैयद हैदर रजा की माशाल्लाह तकरीबन 100 साल जिंदगी मध्य प्रदेश के जंगलों से शुरू होती है, वो नर्मदा जी से, फिर बंबई में प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट, 1940s का बंबई, फिर वो 1950s का पेरिस, फिर वो उसमें पेरिस की उनकी जिंदगी, उनकी शायर, उनका इश्क, कार्तिया ब्रेसों का उनकी तस्वीरें निकालना, पंडित रविशंकर उस्ताद अमीर खां को उनके घर जाना, उर्दू शायरी, फ्रेंच फलसफा, आर्ट, पोएट्री, एग्जाइल, मतलब इतनी सारी चीजें, इतनी वसी जिंदगी है कि उस जिंदगी को आप आधे घंटे में, 1 घंटे में नहीं पेश कर सकते, करने को 2 घंटे में भी नहीं पेश कर सकते, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो चाहिए ना उतनी बड़ी जिंदगी को पेश करने के लिए। 2 घंटे से कम में क्या बात होगी, मतलब ये कि तो लेकिन बात यह है कि ये सारी बातें उन लोगों के सामने रखनी है जिन्हें हो सकता है ये चीजें बहुत ज्यादा मालूम ना हो। यही बातें अगर मैं सिर्फ पेंटर्स और हिंदी पोएट्स और आप लोगों के सामने कह रहा हूं तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो ये बातें उन लोगों के सामने कहनी है जिनको पेंटिंग से कोई दिलचस्पी भी नहीं है, जिन्होंने शायद कभी कोई म्यूजियम में भी नहीं गए हैं। ऐसे बहुत से लोग मेरी दास्तानें सुनने आते हैं। उन लोगों को मैं कैसे रजा की जिंदगी ऐसे पेश करूं कि उन्हें उसमें दिलचस्पी आए। ये बात मेरी मसला नहीं है साहब, मीर साहब इसके बहुत पहले कह गए, शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, गुफ्तगू पर मुझे अवाम से है। यानी बात जो कही जा रही है वो खास लोगों के लिए कही जा रही है, लेकिन ऐसे कही जाए कि आम लोगों तक पहुंचे, तब तो बात बनती है। और ये चीज दास्तान गोई के लिए बहुत अहम है कि बात सब खास हो, लेकिन बात ऐसे कही जाए, गुफ्तगू ऐसे हो कि दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। यानी गुफ्तगू में अवाम की बात हो और गुफ्तगू ऐसे हो कि आपको लगे कि कोई आम बात हो रही है और उसमें मजा आ रहा है, सिर्फ इल्मियत के लिए नहीं बात कही जा रही है। तो ये मजा हासिल करना जिन लोगों के लिए, उन लोगों को जिनको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, ये चीज हमारे लिए बहुत अहम है आज के अहद में खास तौर से। तो मेरे पास कहने को अभी बहुत कुछ है, लेकिन मैं वक्त कम हो रहा है इसलिए मैं अहम बातें कहता हूं। अब एक बहुत अहम मसला हमारे सामने है दास्तान गोई हमारे अहद में। मैं नंदन पढ़ते हुए बड़ा हुआ। नंदन एक मैगजीन आती थी बच्चों के लिए, इसमें हिंदू माइथोलॉजी बहुत होती थी, चन्दा मामा होता था। तो बचपन से मुझे कुछ शिव जी से अकीदत है।
दास्तानों में भी जब हमने चौबोली की दास्तान की तो मुझे बहुत अच्छी एक शिव जी की चीज मिली, मैंने डाली उसमें और मैंने किया जी। थैंक यू। अब क्या हुआ कि 2005 में जब हम कर रहे, 6 में कर रहे हैं, 7 में कर रहे हैं, तो वो अहद था जब हम प्रोग्रेसिव टाइप के लोग कि भाई हमको तो पंडितों से भी लड़ना है और मुल्लाओं से भी लड़ना है, इसलिए हम दोनों रिवायतों के हामिल हैं, हम दोनों रिवायतों को लेके चलेंगे, हमारे लिए सब चीजें अहम हैं। फिर ये करते करते ये होने लगा कि साहब 2006 से ही कि वो 300 रामायण को बैन कर दिया जाए यूनिवर्सिटी से और फलाना ये हो जाए। फिर होते होते हम लोग 2014 तक आए। अब क्या हुआ कि जो चीज हम बचपन से करते आ रहे थे कि दोनों धाराओं को मिला के लेके चलें, सहमत की तरह टाइप से, या हबीब साहब ने जो रास्ता दिखाया था, अब 2014 के बाद से ये आ गया कि ये तो हम डंडे के जोर पे हमें करना पड़ेगा। तो जिस रिवायत को, गंगा जमनी रिवायत को हम लेके आगे बढ़ना चाहते थे, अब वो ये चीज हमारे लिए एक थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग चीज हो गई कि हम जय बजरंग बली नहीं कहेंगे तो हमें डंडा पड़ेगा। अब उस अहद में जो चीज हम करते आए थे, जो हमें पसंद है करना, वो कंसेशन बन गया टू द पावरफुल फोर्सेस। यानी अब अगर हम अपनी दास्तान में शिव जी का नाम लें या राम का नाम लें तो एक तरह से ये हो गया कि भैया तो मजबूरी है आज के अहद की, आपको करना पड़ेगा। स्टेज पे बैठ के उन्हीं लोगों का चलता है। हम गए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, एक पहली बार जिंदगी में वहां की दास्तान कोई का, हमें कुछ फंडिंग दे दीजिए। वहां एक हमारी जो है वो दोस्त थी वहां बैठी, उन्होंने कहा ऐसा करें आप कि आप एक सैफरन बहुत बड़ा सी फाइल, उसके ऊपर वैदिक चैंट्स वगैरह लिख के लाएं, तब तो कोई चांस है, वरना दास्तान गोई पे तो कोई चांस नहीं है। तो अब वो चीज जो हम करते आ रहे थे, जो हम पॉलिटिकल समझते थे, वो चीज जिसको हम अपना पॉलिटिकल समझ के करते थे, अब वो चीज हमारे लिए एक तरह से सबमिशन की और एक तरह से गोया हमारे इंस्लेवमेंट की निशानी बन गई। और अब थोड़ा बदला है, लेकिन तो अब ऐसे दौर में हम क्या करें, क्योंकि हम तो उन रिवायतों के अलंबरदार होना चाहते थे जो मुजीब रिजवी साहब के जरिए हमने सीखी, उन रिवायतों के अलंबरदार होना चाहते थे जो जायसी ने हमें सिखाई, जो हजरत अमीर खुसरो ने हमें सिखाई, जो मुल्ला दाऊद ने हमें सिखाई, जो रसबरस खान ने सिखाई, जो मिर्जा रोशन जमीर नेही ने सिखाई, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से नाम हैं। तो उन रिवायतों पर चलना पिछले 10 साल में खासतौर से ये मुश्किल काम था, लेकिन उस अहद में भी इस पे चलना जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि जब मैं दास्ताने महाभारत पेश कर रहा हूं तो मैंने उसमें जो किया काम, और वो बात अब मैं कहना पड़ेगा आपसे मुझे, कि मैंने उस दास्तान को, महाभारत को और कर्ण को एक नई इकोलॉजी दी। एक शांतनु फुकन साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी पद्मावत पे, उन्होंने हिंदी इकोलॉजी की बात की है। मैंने दास्ताने महाभारत को शुरू किया इंतजार हुसैन के बाद से, और उसको खत्म किया रश्मि रथी पे, लेकिन मैंने उसकी जो इकोलॉजी तैयार की, जो जमीन तैयार की, ये जो मैं कर पाया, वो जमीन थी जिसमें ये महाभारत की दास्तान और उसके भाव और उसके जज्बे आपको उस रिवायत में मिले जिसे हम हिंद इस्लामी रिवायत कहते हैं। जब मैं उसमें भीष्म पितामह से कहलाता हूं कि बंदा बशर है, गुनाहों का पुतला है, ये चीज ये हिंदू धर्म की चीज नहीं है खास तौर से, ये दरअसल इस्लामी धर्म की चीज है, जिसमें आप ये मानते हैं कि बंदा बशर है, बंदा गुनाहों का पुतला है, गुनाह करता ही रहता है। लेकिन ये चीज भीष्म पितामह के मुंह से अच्छी लगती है और लोग मानते हैं उस बात को, और वहां खपती है ये बात और लोगों को कबूल होती है। तो उस अहद में इस चीज के लिए एक नई इकोलॉजी पेश कर पाना ये मुमकिन था, और मैंने किया। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो मैंने किया ये कोई नई बात नहीं थी। दास्ताने अमीर हमजा की जो शुरुआत होती है वो ऐसे होती है कि वाक़या निगाराने रंगीन तहरीर, मुहर्रिकाने शीरीं तकरीर, नौ कुनिंदगाने अफसाने कुहन, पुराने अफसाने को नए तर्ज से बनाने वाले, याद दहंदगाने दैरीने सुखन, पुराने सुखन की याद दिलाने वाले,
यूं बयान करते, तो मैं भी वही काम करता हूं, पुरानी बात को नए तरह से आपके सामने पेश करता हूं। और वो चीज जो है ना, अब वही चीज दास्तान कर्ण सबको मालूम है, या फिर दास्तान रामायण की सबको मालूम है, राज कपूर की सबको मालूम है, लेकिन जब मैं उस दास्तान को नए अल्फाज में बयान करता हूं तो मजमून बदल जाता है। जो मैंने जहां से शुरू की थी बात, जब बयान लफ्ज बदल गया, जबान बदल गई, पैराया बदल गया, तो मजमून नया हो गया। अब इस दास्तान को मैंने ज्यादातर जिन लोगों को सुनाया उनमें से बहुत से लोग पॉलिटिकली मेरे मुखालिफ थे, मतलब उनका जो वो नहीं था, वो व्यू सियासत के बारे में इस दौरान इस ऐद में जो मेरा था, लेकिन वो मेरी बात को सुनते थे और वो मेरी बात उन तक पहुंचती थी, क्योंकि मैं मिला हूं लोगों से, लोग आए हैं, लोगों ने मेरे पैर छुए हैं, रोए हैं, बहुत तरह के लोगों के ऊपर असर हुआ है। वो इसलिए असर हुआ क्योंकि मैं जो बात पेश कर रहा था उनको, उसमें मैं बहसा बहसी नहीं कर रहा था उनसे, मैं अपनी बात श्रद्धा से पेश कर रहा था, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, ये बात मैं मानता हूं, मैंने उस पर अमल किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको करें, उसको इस तरह से रखें कि लोगों के ऊपर उसका वो असर हो। कुरान में कहते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हुस्ना, कि जब खुदा की राह में किसी को बुलाओ तो हिकमत से और खूबसूरत अंदाज से बुलाओ। हमारी सियासत जिसमें पोलराइजेशन है, जिसमें ढकेला जाता है, जिसमें आप लेबल लगाते हैं, जिसमें आप लोगों को बुरा भला कहते हैं, कंडम करते हैं और आप मतलब कन्फ्रंटेशनल हैं, उस सियासत के बजाय हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम इस तरह से बात को रखें कि ज्यादा से ज्यादा लोग बात में शरीक हो सकें, बजाय बुरा भला कहने के, बजाय उनको नाम देने के। तो दास्तान वही हमारे अहद में जब हम कोई बात कहते हैं और उर्दू जबान में कहते हैं और जो दास्तानें लिखते हैं, हम जिस फॉर्म में अब काम कर रहे हैं वो फॉर्म अनूठा है, क्योंकि इस बयान का जो तरीका अब ईजाद किया है हमने करते करते, वो बयान का वो तरीका है जिसमें पब्लिक लेक्चर भी है, जिसमें किस्सा भी है, जिसमें एसे भी है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री भी है एक तरह की, जिसमें बायोग्राफी भी है। बायोग्राफी से ज्यादा जीवन चरित है मैं कहूंगा, क्योंकि जीवन चरित जब मैं कहता हूं तो फिर मैं सीधे वहां अश्वघोष के बुद्ध चरित तक पहुंचता हूं, जो हमारे यहां किसी की शख्सियत बयान करने का तरीका रहा है हमारी रिवायत में। तो इस बयानिए का एक नया अंदाज हमने पेश किया है आपके सामने। बयानिए के उस नए अंदाज में बहुत तरह के रंग हैं। उसमें वो बात कही जा सकती है जो पहले कहने के लिए आपको अलग अलग फॉर्म्स चाहिए थे। आज के पहले कबीर पे कोई बात कहने के लिए आप कबीर पे लेक्चर दिलवा सकते थे, कबीर पे नाटक करवा सकते थे, कबीर पे आप एक डॉक्यूमेंट्री बनवा सकते थे, या आप कबीर पे फिल्म बनवा सकते थे। हमारे काम ने आपको बयान का एक नया तरीका दिया है। ये एक नई खूंट है एक तरह से बयान की, जिसमें आप ये सारी चीजें ला सकते हैं। हमारे काम में आपकी डॉक्यूमेंट्री भी है, नाटक भी है, किस्सा भी है, लेक्चर भी है, डिस्कोर्स भी है, हिकमत भी है, फलसफा भी है। मीर की दास्तान सुनकर एक साहिबा ने, जो एक प्रोफेसर है, मुझसे कहा ये तो पब्लिक लेक्चर था। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, बिल्कुल पब्लिक लेक्चर है, ये हम जो कर रहे हैं वो है, बिल्कुल आपकी समझ में आई है, बड़ी अच्छी बात है। नैना की दास्तान सुनकर मेरी एक बहुत अजीज दोस्त है, उन्होंने कहा कि ये तो बायोग्राफी कहने का बहुत उम्दा तरीका है, और ये है तरीका, क्योंकि आपकी किताब पढ़ के वो असर आ ही नहीं सकता जो बात सुन के आता है। वाणी से जो बात निकलती है वो वाणी की अहमियत अलग है, वो बात यहां पहुंचती है, वो पढ़ के कहीं नहीं आ सकती है। तो बयानिए के नए तरीके के साथ साथ हमने जबान का एक नया तरीका आपके सामने रखा है। ये जबान उर्दू है, लेकिन इस उर्दू जबान में जो चाशनियां हैं वो चाशनियां उसके पहले नहीं थी। हमारी उर्दू जबान में हिंदी भी है। हम जब दास्तान राग दरबारी करते हैं तो हिंदी शायरी भी हमारे साथ आती है। हम उसमें संस्कृत शायरी का भी इस्तेमाल करते हैं, रट के करते हैं, लेकिन हमसे पहले भी बड़े बड़े पंडितों ने रट के किया है, तो हम क्या चीज है। तो सब लोग रट के ही करते हैं। और कैसे आती है संस्कृत भाई, अरबी कैसे आती है, रटना तो पड़ता ही है।
और रटने की अहमियत कम नहीं है, रटने ही पे तो सारा कुछ है, हमारी पूरी संस्कृति। अरे भाई साहब, हमारा पूरा IIT वहां छाया हुआ है, रट के ही तो छाया हुआ है, कौन वो समझ के छाया हुआ है। तो रटना बहुत अहम है और रटने की बहुत जरूरत है, और हम उसको रट के पेश करते हैं, और वो चीज हमारे काम में है, वो पहले भी दास्तान में होती थी। तो हमने बहुत सारी जबानों और रिवायतों को मिलाकर बात कहने का एक नया अंदाज बनाया है, एक नया अंदाज पेश किया है, और हम उस अंदाज में बहुत तरह के मजहबों को, रिवायतों को समेटते हैं। और जाहिर सी बात है, जिसको कहना चाहिए, जैसे लोग जो बात इकोनॉमिस्ट्स के लिए कहते थे, वो बात दरअसल आज के समाज में और भी ज्यादा लागू होती है कि हिंदुइज्म इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू हिंदूज अलोन। तो वो हमें पकड़ना पड़ेगा और हमें ही समझाना पड़ेगा, जैसा हमारे पुरखों ने समझाया है, जैसा जायसी ने समझाया है, जैसा मुल्ला दाऊद ने समझाया है, जैसा रसबरस खान ने, मिर्जा खान ने समझाया है। तो वो काम, मतलब, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये काम जो है हमारे अहद में जो दास्तान गोई का काम है, उस काम में किस्सा, कहानी, फलसफा, तारीख, वी आर प्रेजेंटिंग अ न्यू वे ऑफ डूइंग हिस्ट्री। वी आर डूइंग हिस्ट्री एंड वी आर डूइंग हिस्ट्री इन अ टोटली न्यू वे। इस तरह से नोबडी हैज डन हिस्ट्री लाइक दिस बिफोर, और हम खुल के कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं, और जिस हिस्टोरियन को हमें रोकना है आके रोक ले। we are doing history, we are doing politics, we are doing economics, we are doing language, we are doing poetry, we are doing sociology, we are doing knowledge, and we are deploying it unabashedly, किस्से के लिए, किस्सा सुनाने के लिए। और हमें इस बात पे फख्र है और हम फख्रिया कर रहे हैं। हमारे लिए नॉलेज, ज्ञान, विद्या वो है जो बरूएकार लाई जा सके किस्से में, वरना किताबों में रहने से उससे क्या फायदा है। और हम गुफ्तगू आम लोगों से करते हैं, और अगर हम अंग्रेजी में कर सकते होते तो अच्छी बात है, हमको ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन फिर आप लोग शायद ना मिलते। तो 2-3 चीजें हमारे बेन हैं, एक स्टैंड अप कॉमिक्स जो हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, दूसरे टेंट वाले, जहां भी हमारा फंक्शन होता है वहां टेंट वाले हमसे तिगुना चौगुना पैसा ले जाते हैं। वो केटरिंग का पैसा ले जाते हैं, टेंट वाले ले जाते हैं, हमको फीस जो है उसकी 20% मिलती है। तो टेंट वालों से मुझे बहुत बैर पैदा हो गया है, और मुझे एक और बैर पैदा हो गया है। जाहिर सी बात है, जो चीज हिंदुस्तान में अगर सोशल मीडिया में नहीं है और बॉलीवुड में नहीं है, उसको उतनी अहमियत की निगाह से नहीं देखा जाता है। लेकिन बहरहाल, तो इसमें मेरे पास और बहुत सी बातें थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है अब आगे और कहने के वक्त आएंगे, और मैं इस पे खत्म करूंगा कि भाई देखिए क्या है कि मैंने शुरू किया था, अथॉरिटी क्या है, दास्तान क्या है, दास्तान गोई क्या है। फारूकी साहब को यह पसंद नहीं था कि हम तिलिस्मे होशरुबा छोड़कर जो आज की दास्तानें कर रहे हैं, उनको ये बात, मतलब कहते ठीक है, थोड़ी बहुत उसकी अहमियत है, और वाकई तिलिस्मे होशरुबा की जो वसअत है वो उसकी अलग ही बात है, उसकी अलग ही शान है। और मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आगे हम इस पे वापस आएंगे और उनसे नई नई दास्तानें सुनाएंगे, क्योंकि लोगों की, आपको तैयार करना पड़ता है सुनने वालों को। लोगों को सुनने की आदत नहीं रही है, लोगों को उस तरह से बैठ के सुनने की आदत नहीं रही है, लोगों को सिर्फ देखने की आदत है। तो जमीन तैयार हो रही है। अब अगले साल ये 20वां व्याख्यान है और अगले साल दास्तान गोई के 20 साल है, तो जमीन तैयार हुई है, और आगे इंशाल्लाह 20-25 साल तक, अब जबकि साये थोड़े छट गए हैं और उम्मीद हमारी मुस्तहकम हुई है, और हम करते रहेंगे। और तो अब बात यह सनद क्या है, तो अब कहना पड़ेगा कि चूंकि एक्टिविस्ट प्रोफेसर्स और CSDS वगैरह ने मुंह मोड़ लिया है सिवाय रविकांत के, तो फिलहाल दास्तान गोई के सनद मैं ही हूं हाजरी। तो इस फन में अब कौन बेत है, वी साहब कह गए, इस फन में कौन बेत है होगा मेरा मारिज। मुझ पर एतराज करने वाला कौन बेत है होगा इस फन में, इस फन में कौन बेत है होगा मेरा मारिज। अव्वल तो मैं सनद हूं, फिर ये मेरी ज़बान है। तो लेकिन वाकया यह है कि जब गालिब के साथ ये मामला था और गालिब को कहना पड़ा, हूं ज़हूरी के मुकाबिल में खफाई गालिब, मतलब मैं ज़हूरी बहुत बड़ा फारसी का शायर था, वो बहुत जाहिर था, और मैं उसके मामले में छुपा हुआ हूं। मेरे दावे पे ये हुज्जत है कि मशहूर नहीं। तो जब गालिब को ये था कि उसकी बात नहीं लोग सुन रहे थे क्योंकि वो मशहूर नहीं था, तो मैं तो अभी बहुत नीचे पायदान पे हूं, तो मुझे जल्द से जल्द शोहरत वो दीजिए ताकि मेरी बात सनद हो सके।
और मेरा दावा जो है लोग उठा सकें। और हमारे सबसे बड़े दास्तान गो जो थे उर्दू के, सैयद मोहम्मद हुसैन जाह, तिलिस्मे होशरुबा की 4 जिल्दें उन्होंने लिखी। तीसरी जिल्द में वो ये कहते हैं, बरखास्ता दिल हुआ है तेरा, है कौल से तेरे रंज पैदा। ये तीसरी जिल्द खत्म करके शायद कि कलम न तू उठाए, पैदा नहीं जबकि कद्रदां है, मेहनत बेसूद रायगां है। तो मगर उन्होंने तीसरी जिल्द के बाद चौथी जिल्द लिखी और आज भी उसके कदरदान हैं, कम हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सिलसिला चौथी जिल्द से आगे बढ़वाएंगे। तो बात यह है कि कला के मसाइल अलग हैं, जैसा बहुत मेरे एक पुराने दोस्त ने कहा था, और व्यवसाय के मामले अलग हैं। और कला की समस्या अलग होती है, व्यवसाय की समस्या अलग होती है, लेकिन जब तक मेरा व्यवसाय का मामला तय नहीं होगा, मैं आपकी कला का मामला कैसे सुलझाऊंगा आज। तो अब इसी बात से मैं खत्म करता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि लोगों को सब काम छोड़ के सिर्फ दास्तान सुननी और सुनानी शुरू कर देनी चाहिए, मगर अगर ऐसा कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा अहम काम कोई और नहीं हो रहा है फिलहाल। और हम दास्तान सुनाते रहे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, ये दुआ करते हैं। और इस दुआ के साथ मैं अपनी बात आज की खत्म करता हूँ, जहां से कालिदास ने शुरू की थी रघुवंशम अपनी, कि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती महेश्वरो। वाणी और अर्थ की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए, वाणी और अर्थ की प्राप्ति के लिए इस जगत के माता पिता पार्वती और महेश्वर की मैं वंदना करता हूं, ताकि मेरी वाणी में भी हमेशा वही अर्थ पैदा होता रहे, तकरीर पुरमानी हो, और जैसा दास्तान गोई का सबसे बुनियादी उसूल है, तहरीर ऐसी हो कि तकरीर का लुत्फ आए। बहुत शुक्रिया जी। मित्रों, मुझे कुछ और नहीं कहना है सिवाय धन्यवाद व्यक्त करने के। पर मुझे ये याद आया कि अपने समय में न समझे न सुने जाने का दुख हमारी परंपरा में बहुत पुराना है। महाभारतकार भी कहता है अंत में, वो ससुरी ने इतना बड़ा तो काव्य लिखा जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उस महाकवि ने अंत में कहा है कि मैं भुजा उठा के कह रहा हूं, लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं है। व्यास को ये दुख है महाभारत के अंत में कि उसको कोई सुनता नहीं। दूसरा, भवभूति जो कालिदास के बाद, वो भी कहता है कि कोई कभी तो होगा कोई समान धर्मा, क्योंकि ये पृथ्वी विपुल है और काल निर्वधि है। क्या बात। यानी अभी नहीं है समान धर्मा, कभी होगा। और फिर गालिब ने कहा कि कर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। तो कहीं कहीं कई बार लेखकों कलाकारों को ये रुख अपनाना पड़ता है। अगर आपकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भाड़ में जाओ। और ये कहना धीरे धीरे हमारे यहाँ कम हो गया। संकोच में नहीं कहते, नाराज हो जाएंगे, थोड़ा नाराज करना चाहिए। आखिर हम आपको कोई आइसक्रीम खिलाने थोड़ी बुलाया है हमने आपको। अगर हम आपसे कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपके भी काम की है, ऐसी हमको गलतफहमी है, चलिए फिर भी हम कह रहे हैं और आप आए हैं तो सुनिए। और इसका बराबर ख्याल लेखक लोग रखते हैं कि हम जो कह रहे हैं हमको सच तो लगता है,
हो सकता है सच न हो। लेखक वही लोग होते हैं जो सच कहने की हिम्मत या हिमाकत तो करते हैं, लेकिन अपने सच पर शक भी करते हैं। और हर चीज अधूरी होती है। जो संपूर्णता का जो मिथ है, हमारे एक अध्यापक थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बी राजन, उन्होंने किताब ही लिखी, इसका शीर्षक है फॉर्म ऑफ द अनफिनिश्ड, जिसमें उन्होंने ये तर्क दिया है कि फेरी क्वीन, हाइपेरियन, एजरा पाउंड के कैंटोस, ये सब अधूरे हैं। अधूरे इसलिए नहीं है कि इनके कवि को आलस्य आ गया या वो बेवक्त मर गया या उसको कुछ हो गया, तो इसलिए अधूरे हैं कि इन कविताओं को, और ये सब महान कविताएं हैं अंग्रेजी की, इनको पूरा किया ही नहीं जा सकता। दे प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ द अनफिनिश्ड। एनीवे, तो आपने अगर अपनी कहानी थोड़ी अधूरी छोड़ी है तो आप बड़ी अच्छी कंपनी में हैं। नेमी निधि और नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से महमूद फारूकी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने, और आप सबका भी बहुत आभार कि आप आए और आपने एक बहुत दिलचस्प बयान, जिसमें तकरीर भी थी और हिकमत भी थी और इल्मियत भी थी और किस्सा भी था और लतीफ़े भी थे और बहुत सारी चीज़ें याद भी की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।